बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चैप्टर नंबर 12 का जो फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। सो ये क्वेश्चन नंबर 1 है। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 हमने एक लिस्ट बनाई थी जिसमें टोटल 8 क्वेश्चन की तरतीब लगाई थी जो पास पेपर्स में आए थे। तो इससे पिछली वीडियोस आप सर्च कर सकते हैं उसकी लिस्ट के लिए कि कौन कौन से जो क्वेश्चन हैं वो चैप्टर नंबर 12 में से पूछे जा चुके हैं। तो इसमें सबसे पहले जो क्वेश्चन जो रावलपिंडी बोर्ड 2010 में, फैसलाबाद में 2011 और मीरपुर में 2011 में पूछा गया। तो इस क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है वो इस तरह से पूछी जाती है बोर्ड में कि स्टेट एंड एक्सप्लेन कूलम्स लॉ। जी, ये क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन, स्टेट एंड एक्सप्लेन कूलम्स लॉ। फर्स्ट क्वेश्चन था ये लॉन्ग क्वेश्चन में, इसका नंबर सबसे पहले है चैप्टर नंबर 12 में। तो हमने बोला था कि किसी भी लॉन्ग क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने से पहले आपके पास एक रफ़ में साइड पे हेडिंग्स की तरतीब और लिस्ट मौजूद होनी चाहिए जो आपके लिए यूज़फुल होगी उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते हुए। तो अगर आपको वो लिस्ट आपके पास मौजूद है, अगर आपको वो लिस्ट पता है, आपकी उसके हेडिंग्स, तो आपको उस क्वेश्चन की हेडिंग्स याद हैं, तो उसको आप फ़ौरन से आप साइड पे लिख लें रफ़ पे, तो आप समझें कि आपको वो क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले हम यही काम करते हैं कि आपको ये सिखाने के लिए है कि किस तरह से आपने हेडिंग्स जो हैं उनकी तरतीब लगा लेनी है, लिस्ट बना लेनी है और फिर आराम से उस क्वेश्चन की हेडिंग्स आप पुट अप करते जाएं और उसको एक्सप्लेन करते जाएं। तो सबसे पहले आम तौर पे हम देखते हैं कि पहली जो हेडिंग आती है वो डेफिनेशन की आती है। ये तकरीबन हर क्वेश्चन के अंदर ही ये हेडिंग आपको काम आएगी। नंबर 2 इसकी मैथमेटिकल फॉर्म होगी, हम पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं, मैथमेटिकल फॉर्म। और नंबर 3 पे जो हेडिंग आएगी वो हम हर क्वेश्चन के अंदर कोई ना कोई फिगर बनाते हैं। तो आप लिख सकते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ द फिगर। ये जो हेडिंग्स हैं ये तकरीबन हर क्वेश्चन में रिपीट होंगी, तो ये कॉमन सी हेडिंग्स हैं। अब स्पेशल हेडिंग्स हैं जो कूलम लॉ से रिलेटेड हैं, उसमें है कूलम्स कांस्टेंट एंड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, कूलम्स कांस्टेंट एंड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, नंबर 5 पे है कि इफ़ेक्ट ऑफ मीडियम, इफ़ेक्ट ऑफ मीडियम ऑन द कूलम फोर्स, मीडियम की प्रेजेंस में कूलम पे फोर्स पे क्या असर पड़ने वाला है। तो लास्ट पे आप हेडिंग दे लें नंबर 6 पे वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। तो बच्चों ये 6 हेडिंग्स हैं मेन। इसमें सब हेडिंग्स भी बन सकती हैं जब हम देखेंगे किसी चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो इफ़ेक्ट ऑफ मीडियम में हम डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट को जो है वो डिफ़ाइन कर सकते हैं उसकी सब हेडिंग डाल के, या फिर इसके यूनिट जब हम डालेंगे लिखेंगे कूलम्स कांस्टेंट के या परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की, तो उसकी सब हेडिंग्स भी दी जा सकती हैं। तो मेन हेडिंग्स अगर आपको आती हैं तो यू मस्ट बी कॉन्फिडेंट दैट यू हैव ए ग्रिप ऑन दिस क्वेश्चन। तो इसी तरह से आप अगर हर लॉन्ग क्वेश्चन की हेडिंग्स याद रख लेंगे तो आसानी से आप उसको अटैम्प्ट कर लेंगे, कोई मुश्किल नहीं पेश आएगी। तो ये आपने काम रफ़ में करना है। अब हम बारी बारी इन हेडिंग्स को ज़हन में रखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो हम इसको अटैम्प्ट करने जा रहे हैं। बिल्कुल उस तरतीब के साथ आप अटैम्प्ट कीजिएगा जिस तरतीब से मैं इसको लिखने जा रहा हूँ। पूरे क्वेश्चन को आप गौर से देखें कि किस तरीके से आपने कोई भी जो क्वेश्चन है वो बोर्ड में अटैम्प्ट करना है। तो टेक्स्ट के बारे में आपको पहले भी बताया कि उसके बारे में इतना बादर होने की ज़रूरत नहीं है। ग्रामर की मिस्टेक्स जो हैं
या फिर दूसरी चीज़ें जो है वो इग्नोरेबल हैं, वो सेकेंडरी हैं। मेन चीज़ हेडिंग्स और मैथमेटिकल स्टेप हैं। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन करते हैं कूलम लॉ की। कूलम लॉ असल में एक बड़ा फेमस लॉ है जो आप छोटी जूनियर क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं। तो इन 1784 कूलम ने एक लॉ दिया था कि जो चार्जेस हैं वो किस तरह से एक दूसरे के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्सर्ट करते हैं। उसने उसकी कैलकुलेशन की, मैग्नीट्यूड निकाली कि कितनी फ़ोर्स एक चार्ज दूसरे पे लगाएगा, डायरेक्शन के रिस्पेक्ट से कैसे वो कैलकुलेट की जाएगी, और उसके जो लॉ है वो उसकी लिमिट क्या है, वो एप्लीकेबल कहाँ पे होगा। तो हम इसकी डेफिनेशन करते हैं, ये चीज़ें साथ साथ एक्सप्लेन करते चल जाएंगे। तो सबसे पहले जो मेन चीज़ है वो इसकी डेफिनेशन है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, magnitude of force of repulsion or force of attraction between two charges is directly proportional to the product of the magnitude of charges and inversely proportional to the square of the distance between the charges। ये इसकी डेफिनेशन है। ये कूलम लॉ जो है ये पॉइंट चार्जेस पे असल में एप्लीकेबल है। पॉइंट चार्जेस कौन से होते हैं, हम इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको मतलब खुद से जहन में रख सकते हैं। अगर कोई सेपरेटली बाज़ दफ़ा कोई शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पॉइंट चार्जेस वो होते हैं कि जिनका साइज़ या जिनकी शेप पॉइंट की तरह है। अब कैसे पता चलेगा कि कोई चार्ज पॉइंट चार्ज है या नहीं, तो हमने देखना है कि अगर उनके दरमियान का डिस्टेंस उनके साइज़ के मुकाबले में बहुत ही छोटा है, यानी साइज़ ऑफ द चार्ज इज़ मच स्मॉलर एज़ कम्पेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, देन दोज चार्जेस वुड बी कॉल्ड पॉइंट चार्जेस। तो कूलम लॉ इज़ एप्लीकेबल फॉर द पॉइंट चार्जेस। अब पॉइंट चार्जेस हैं, लेट्स से ये एक पॉइंट चार्ज है, हम इसको सर्कल कर देते हैं। इसकी वैल्यू भी प्लस में है, इसकी नेचर भी प्लस में है, इसकी मैग्नीट्यूड Q1 है और इसकी मैग्नीट्यूड Q2 है। तो ये दो पॉइंट चार्जेस हैं। ये दोनों नेगेटिव भी आप ले सकते हैं क्योंकि हम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, या दोनों आप एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव ले सकते हैं। तो इससे मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स जो है वो इफ़ेक्ट नहीं होगी, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स जो है वो सेम रहेगी, डायरेक्शन ऑफ फोर्स पे पता जो है वो फ़र्क पड़ जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि ये इन दोनों चार्जेस के दरमियान जो सेपरेशन है, जो डिस्टेंस है वो r के बराबर है। अगर आप वेक्टर के रिस्पेक्ट से, हम आगे वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम लॉ भी ड्राइव करेंगे, तो उसमें जब देखेंगे तो फिर ये मैग्नीट्यूड के रिस्पेक्ट से तो ये एक ही फोर्स है कि जितनी फोर्स Q1 Q2 पे लगाता है एग्जैक्टली Q2 भी उतनी ही Q1 पे लगाएगा, इसीलिए इसको म्यूचुअल फोर्स का नाम दिया गया है। लेकिन अगर वेक्टर के रिस्पेक्ट से देखें तो Q1 के ऊपर जो फोर्स लगा रहा है चार्ज Q2, उसकी डायरेक्शन लेफ्टवर्ड है, ये इस तरफ इसको रिपेल कर रहा है, और Q2 को रिपेल कर रहा है Q1 राइटवर्ड डायरेक्शन में। इसका मतलब उसकी जो डायरेक्शन है वो राइटवर्ड है, ये F21 कहलाएगी, यानी फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज ड्यू टू चार्ज Q1।
बाज़ दफ़ा हम आगे वेक्टर फॉर्म जब आगे इसकी एक्सप्लेन करेंगे तो इसके यूनिट वेक्टर की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो हर वेक्टर का एक यूनिट वेक्टर होता है, तो हम इसको R12 यूनिट वेक्टर का नाम दे देते हैं जो F12 का यूनिट वेक्टर होगा, और F21 का जो यूनिट वेक्टर है उसको हम R21 का नाम दे देते हैं। इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हम फ़िलहाल इस फिगर को यहाँ पे बॉक्स के अंदर इनक्लोज़ कर रहे हैं कि हम इसको बार बार रेफ़र करेंगे, बार बार इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम लॉ जब हेडिंग देंगे तो इस फिगर को फिर से एक्सप्लेन किया जाएगा। तो फ़िलहाल हमने देखा कि कूलम लॉ इज़ एप्लीकेबल फॉर द पॉइंट चार्जेस। जितना इस कंडीशन को कोई चार्ज फॉलो कर रहा होगा तो उसके ऊपर कूलम लॉ एप्लीकेबल होगा। अगर वो मिसाल के तौर पे हमारे पास ये दो चार्जेस हैं, इनका साइज़ काफ़ी बड़ा है, इनके दरमियान में जो डिस्टेंस है वो कम है, तो यहाँ पे फिर कूलम लॉ एज सच उस तरह से एप्लीकेबल नहीं रहेगा जिस तरह से वो पॉइंट चार्जेस पे एप्लीकेबल था। तो ये लिमिटेशन थी कूलम लॉ की कि कूलम लॉ कहाँ पे एप्लीकेबल है, कहाँ पे नहीं। तो सबसे पहले हमारी जो हेडिंग थी, वो डेफिनेशन थी, वो हम डिफ़ाइन कर चुके हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ रिपल्शन और फोर्स ऑफ attraction between two charges is directly proportional to the product of the magnitude of the charges and inversely proportional to the square of the distance between the charges। हम इस हेडिंग को एज सच बाय वर्ड रट्टा ना लगाएं। अगर ना याद रखना चाहें तो हम इसकी मैथमेटिकल फॉर्म याद रख लें, तो वहीं से हम इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। ये देखें मैथमेटिकल फॉर्म किस तरह से आएगी, ये आ गई मैथमेटिकल फॉर्म। मैथमेटिकल फॉर्म आपको पता है F बराबर है, ये फोर्स की मैग्नीट्यूड है, K इंटू Q1 इंटू Q2 ओवर R स्क्वायर। ये याद रहे, ये जो मैथमेटिकल फॉर्म है ये हम फ्री स्पेस के अंदर लिख रहे हैं, यानी हम अपनी हेल्प के लिए इसको यहाँ पे ये लिख लेते हैं, क्योंकि हम आगे जाके एक मैथमेटिकल फॉर्म जो है वो किसी दूसरे डायलैक्ट्रिक मीडियम में भी लिखेंगे। लिहाजा ये जो मैथमेटिकल फॉर्म है ये फ्री स्पेस के अंदर है। इसको हेडिंग का बेशक पार्ट बना लें, मैथमेटिकल फॉर्म इन फ्री स्पेस। फ्री स्पेस से मुराद क्या है, कोई मतलब मीडियम नहीं है दोनों चार्जेस के दरमियान में कुछ भी नहीं है, एयर भी नहीं है, वैक्यूम है, तो उस केस में ये फार्मूला एप्लीकेबल होगा। तो इसमें हम बाज़ दफ़ा इसको F0 K की जो वैल्यू है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर लिखते हैं, कि फर्दर इस वैल्यू के बराबर आ रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन। तो K की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद मैथमेटिकल फॉर्म ये बन जाएगी। आप इसको इक्वेशन 1 का नाम भी दे सकते हैं, बाद में इसकी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मैग्नीट्यूड को जब हम पिक करेंगे तो इस इक्वेशन से पिक कर लेंगे। अब देखें हम नेक्स्ट हेडिंग की तरफ मूव करते हैं। दो हेडिंग्स हमारी हो चुकी हैं, डेफिनेशन और मैथमेटिकल फॉर्म इन फ्री स्पेस। जो नेक्स्ट हेडिंग थी वो थी हमारी एक्सप्लेनेशन ऑफ द फिगर। हम इस फिगर को एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा सा, कि इस फिगर में जो भी चीज़ आपको नज़र आ रही है आप उसको एक्सप्लेन कर दें। किसी भी फिगर को सबसे तरीका यही है आसान एक्सप्लेन करने का, कि आप उस फिगर की ईच एंड एवरीथिंग जो है वो एक्सप्लेन कर दें। कि हम लिखेंगे कि हाँ, हम अगर एक फ़िगर बना रहे हैं लॉन्ग क्वेश्चन में तो उसका नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ज़्यादा फिगर बना रहे हैं, 2 बना रहे हैं, 3, तो फिर ज़रूर उसका नाम रखें कि फ़िगर A है, ये फ़िगर B है, ये फ़िगर C है। तो हमें इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ एक ही फ़िगर की ज़रूरत है, वो ये फ़िगर है, इसलिए हम इसको सिर्फ फ़िगर का नाम दे रहे हैं। वरना आप सेपरेट फिगर्स अगर बनाते हैं, एक से ज़्यादा बनाते हैं, तो हर फिगर की एक्सप्लेनेशन आप अलग से दे सकते हैं, फिर उसका बाय नेम आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। सो एक्सप्लेनेशन ऑफ द फिगर में हम देख रहे हैं कि इन द फिगर there are 2 positive point charges, positive point charges of magnitude Q1 and Q2 applying the repulsive force, forces का वर्ड यूज़ किया है क्यों, F12 भी रिपल्सिव फोर्स है, F21 भी। applying the repulsive forces F12 and F21
with their unit vectors। f12 का यूनिट वेक्टर था r12 एंड r21। यहाँ पे आप इसको ये भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, या फिर आप जब वेक्टर फॉर्म इसकी एक्सप्लेन करेंगे तो वहाँ पे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि f12 और f21 से क्या मुराद है कि हम जो पहला लेटर है उसको पढ़ेंगे ऑन और दूसरे वाले को पढ़ेंगे ड्यू टू या फिर बाय, यानी फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज 1 बाय द चार्ज 2, और इसको पढ़ेंगे फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज q2 बाय द चार्ज q1। तो पहले वाले को ऑन पढ़ेंगे और बाद वाले को ड्यू टू पढ़ेंगे या फिर बाय के साथ पढ़ेंगे। तो ये याद रखने का तरीका है। तो इसमें एक चीज़ रह गई है, ये जो r क्या था। सो हेयर r is the distance between them, ये इन दोनों के दरमियान में डिस्टेंस है। तो इस तरह से हमने थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दी। फिक्र की आप फर्दर आप उसको एक्सप्लेन करना चाहें कुछ भी तो फर्दर भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन ये एक्सप्लेनेशन सफिशेंट है हम पे इस लेवल पे। तो हम आगे चलते हैं। हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग थी डेफिनेशन मैथमेटिकल फॉर्म और एक्सप्लेनेशन फिगर में, वो थी कूलम्स कांस्टेंट एंड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। फिगर को हम ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, बना रहने देते हैं, इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी तो इसको रेफ़र करना होगा हमें। साथ हम इसका फार्मूला भी लिख लेते हैं। सो नेक्स्ट हेडिंग थी हमारी कूलम कांस्टेंट एंड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। कूलम्स कांस्टेंट जो होता है उसको हम के से लिखते हैं। आप यहाँ पे ब्रैकेट में कूलम कांस्टेंट के लिख सकते हैं। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के लिए जो लेटर ऑफ सिंबल है वो एप्सिलॉन नॉट है, इसको एप्सिलॉन नॉट पढ़ेंगे। ये हमारी नेक्स्ट हेडिंग है। इसकी हमें ज़रूरत इसलिए पड़ी है कि जब हमने एक्सप्लेन किया है मैथमेटिकल फॉर्म लिखी है कूलम लॉ की, वो थी F इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि हेयर K is known as Coulomb's constant. Its value is 9 into 10 raised to power 9 Newton meter square over Coulomb square। आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। So 9 into 10 raised to power 9 Newton meter square per square Coulomb। तो ये जो K है हम बोलेंगे कि here K is called Coulomb constant। K is called Coulomb's constant। its value actually depend on the its value depends on the unit that we are using। हमने फोर्स को न्यूटन में और डिस्प्लेसमेंट को डिस्टेंस को हमने मीटर में और चार्जेस को कूलम में हमने मेजर किया है। और अगर कोई और हम CGS सिस्टम या FPS सिस्टम के कोई यूनिट यूज़ करते तो वहाँ पे फिर इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। लेकिन आमतौर पे हम पता है कि हम ऐसा यूनिट्स यूज़ करते हैं, तो इसलिए इसकी वैल्यू ये फिक्स है 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9। और दूसरा इसकी वैल्यू जो है ये दोनों चार्जेस के दरमियान जो मीडियम है उस पर डिपेंड करेगी। सो K इज़ कॉल्ड कूलम कांस्टेंट। इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन द मीडियम बिटवीन द चार्जेस। ये हमने K को डिफ़ाइन किया, उसके यूनिट बताए। अब हम बात करेंगे परमिटिविटी या फ्री स्पेस। इसको सेपरेटली हम हेडिंग दे लेते हैं इसकी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। वो क्या है? वो है एप्सिलॉन नॉट।
ये क्या चीज़ है? देखें, हम देख रहे हैं कि फार्मूले में ये जो k हमने लिखा था, हम लिखेंगे कि एज k इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सो दैट्स वाई एप्सिलॉन नॉट विल बी इक्वल टू 1/4 पाई k। ये देखें, एप्सिलॉन नॉट इस तरफ चला गया, k यहाँ पे आ गया, तो इन्होंने अपनी रिप्लेस कर दी, जगह को रिप्लेस किया, तो एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई k के बराबर है। अब इसकी जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ये इसकी न्यूमेरिक मैग्नीट्यूड है। और इसके यूनिट क्या है? देखें, ये एक दूसरे का बिल्कुल रेसिप्रोकल है, तो रेसिप्रोकल में यूनिट बिल्कुल उल्टे हो जाते हैं। यानी हमने न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर लिखे थे इसके यूनिट, तो हम अब इसके यूनिट लिख सकते हैं कैसे? कूलम स्क्वायर ओवर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये इसके यूनिट हो जाएंगे बिल्कुल उसका उलट, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। अब बात आती है कि ये परमिटिविटी या फ्री स्पेस एक अजीब सा लफ्ज़ लगता है सुनने में वैसे, तो हम इसको क्या कहते हैं, इसकी फ़िज़िकल मीनिंग क्या है, इसकी सेंस क्या है? फ्री स्पेस तो हम पहले ही बता चुके हैं कि फ्री स्पेस का मतलब है वैक्यूम। अगर दोनों चार्जेस के दरमियान में कोई भी मीडियम मौजूद नहीं है तो हम उसको वैक्यूम का नाम दे सकते हैं या फिर फ्री स्पेस का नाम दे सकते हैं। अब परमिटिविटी या फ्री स्पेस क्या चीज़ है? तो इसकी हम यूँ समझ सकते हैं कि कोई भी जो मीडियम होता है वो चार्जेस को या तो देखते हैं कि किस हद तक अलाउ करता है कि वो कितनी फोर्स लगाएं एक दूसरे के ऊपर, तो वो एक परमिशन देता है, वो मीडियम उन चार्जेस को एक परमिशन देता है कि वो कितनी फोर्स जो है वो एक दूसरे के ऊपर लगा सकते हैं। उस परमिशन का नाम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। यहाँ पे चूँकि फ्री स्पेस की बात हो रही है, अगर कोई और मीडियम होगा तो हम उसकी परमिशन की बात करेंगे। सो हम अगर डिफ़ाइन करना चाहें परमिटिविटी या फ्री स्पेस को तो हम बोल सकते हैं द परमिशन ये इसकी फिजिकल मीनिंग आ जाएगी, द परमिशन गिवन बाय द मीडियम, हम ब्रैकेट में लिख लेंगे, यहाँ पे मीडियम कुछ भी नहीं है बल्कि यहाँ पे तो फ्री स्पेस है, तो हम किसी भी डायलैक्ट्रिक मीडियम के लिए इसकी वैल्यू को डिफाइन कर रहे हैं। द परमिशन गिवन बाय द मीडियम टू द चार्जेस to exert the force is called permittivity of that medium। यहाँ पे चूँकि फ्री स्पेस है तो हम इसको बोलेंगे permittivity of फ्री स्पेस। ये इसकी फिजिकल मीनिंग और सेंस और इसके यूनिट हमने एक्सप्लेन कर दिए। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं। नेक्स्ट जो हमारी हेडिंग थी वो थी इफ़ेक्ट ऑफ मीडियम। अभी हम बात कर रहे थे कि दोनों चार्जेस के दरमियान में कोई मीडियम नहीं है, वैक्यूम है, लेकिन अगर आप कोई मीडियम प्लेस करते हैं तो उसका इफ़ेक्ट क्या होगा? इफ़ेक्ट ऑफ मीडियम टू द कूलम फोर्स। तो कूलम फोर्स पे मीडियम का इफ़ेक्ट क्या हो रहा है ये हमें देखना है। देखें, हम बात कर रहे हैं कि दोनों के दरमियान में आम तौर पे हमारी जो रेगुलर लाइफ में अगर हम देखते हैं तो ये फिगर थी हमारी, तो रेगुलर लाइफ में हम देखते हैं कि जब भी कोई फ़िज़िकल कम्युनिकेशन या फ़िज़िकल प्रोपोगेशन हो रही है किसी चैनल के ज़रिए से, किसी सिग्नल की या किसी फ़िज़िकल क्वांटिटी की, तो अगर दरमियान में कोई बैरियर आता है तो वो जो प्रोपोगेशन है वो स्टॉप होती है, वो रजिस्ट होती है। बिल्कुल ऐसे ही है कि जिस तरह से ये चार्जेस हैं, इनके दरमियान में कोई मीडियम नहीं था तो ये दोनों चार्जेस एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे थे और वो ज़्यादा फोर्स लगा रहे थे। दरमियान में कोई हम शीट रख देते हैं प्लास्टिक की, या कोई हम कर्टन लगा देते हैं, कोई पर्दा लगा देते हैं, या कोई हम मीडियम ले आते हैं, एयर ले आते हैं दरमियान में, तो ये फ़ोर्स पहले से कम हो जाएगी। क्योंकि हमेशा ऐसा ही होता है कि नेचुरली कोई भी चीज़ जो है उसके दरमियान में जब कोई बैरियर आता है तो उसका इफ़ेक्ट पहले से कम हो जाता है। तो यहाँ पे भी ऐसे ही होगा कि जो फोर्स है, हम इसकी हेडिंग इस तरह से भी दे सकते हैं कि फोर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सम अदर मीडियम।
सो फोर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सम मीडियम, आप ये हेडिंग भी पुट कर दें, ये भी अच्छी हेडिंग है। फोर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सम मीडियम से मुराद यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, सम डाइलेक्ट्रिक मीडियम। डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसुलेटेड मीडियम होते हैं, इंसुलेटेड मीडियम को डाइलेक्ट्रिक मीडियम बोला जाएगा। उसको हम FM का नाम दे रहे हैं, यानी हम पहले फ्री स्पेस के अंदर फोर्स को डिफ़ाइन कर चुके थे। फ्री स्पेस के अंदर जो हम फोर्स का हमने जब डिफ़ाइन किया तो हमने उसको F0 लिखा था। ये फ्री स्पेस के अंदर फोर्स थी F0, जब हमने कांस्टेंट K यूज़ किया था और उसकी वैल्यू 1/4πε0 यूज़ की थी। अभी हम जो फोर्स डिफ़ाइन कर रहे हैं वो FM है, ये फोर्स डिक्रीज़ होगी। ये हम इसको इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि FM विल बी डिक्रीज्ड, FM इज़ द फोर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सम डाइलेक्ट्रिक मीडियम। हमें ऑलरेडी इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं कि FM क्या है। सो FM विल बी डिक्रीज्ड फोर्स, ये फोर्स डिक्रीज़ होगी किसके मुकाबले में, F0 के मुकाबले में। कितने टाइम, 1/ε0 टाइम, ε0 की 1/εr टाइम, ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम का कांस्टेंट है, हम इसी को एक्सप्लेन करने लगे हैं। तो FM विल बी डिक्रीज्ड फोर्स बाय द फैक्टर 1/εr टाइम्स टू द फोर्स इन वैक्यूम। वैक्यूम के मुकाबले में यानी फ्री स्पेस के मुकाबले में F0 के मुकाबले में ये 1/εr टाइम डिक्रीज़ होगी। यानी हम इसको लिख सकते हैं कि FM जो है वो किसके बराबर होगा। सो FM बराबर होगा इस इक्वेशन के रिस्पेक्ट से 1/εr टाइम्स ऑफ F0। हम इसको ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इस इक्वेशन से हम ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है इसको हम, ये एक नया कांस्टेंट आया, पहले हमारा जो कांस्टेंट था जब ये चीज़ मौजूद नहीं थी, दरमियान में कुछ भी नहीं था, उस वक़्त जो कांस्टेंट था मीडियम का वो ε0 था। लेकिन अब चेंज हो गया, जब आपने दरमियान में कोई मीडियम लिया है, कुछ भी मीडियम लिया है, तो अब ये कांस्टेंट चेंज होकर εr हो गया। इस कांस्टेंट को नाम हम रिलेटिव परमिटिविटी भी बोल रहे हैं और इसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोल रहे हैं। हम जाके कैपेसिटर वाले आर्टिकल में दोबारा से इसको डिफ़ाइन करने वाले हैं। तो फिलहाल हम देखते हैं कि ये जो εr है यानी रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, इसको कैसे डिफ़ाइन किया जाए। तो आप यहाँ पे सब हेडिंग डाल सकते हैं, डेफिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या फिर आप इसको स्लैश के साथ लिख लें, रिलेटिव परमिटिविटी, और साथ इसका सिंबल डाल दें εr। तो हम इसको डिफ़ाइन कर रहे हैं। आप नज़र आ रहा है इस इक्वेशन से कि εr यहाँ से किसके बराबर आ जाएगा, εr रिलेटिव परमिटिविटी बराबर आ जाएगा F0/FM के। तो वेरी सिंपल डेफिनेशन, इट इज़ द फोर्स, इट इज़ द रेशियो ऑफ द फोर्स इन द वैक्यूम टू द फोर्स इन द मीडियम, दैट इज़ कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी। तो हम इसको डिफ़ाइन करते हैं यहाँ पे कि इट इज़ द रेशियो ऑफ द फोर्स इन द वैक्यूम टू द फोर्स इन मीडियम। तो ये दोनों फोर्सेस की रेशो है, इसलिए इसका कोई यूनिट नहीं है। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जब एक जैसी चीज़ों के दरमियान में रेशो होती है तो उसके कोई यूनिट नहीं होते। तो ये हम, इसके यूनिट भी न्यूटन है, इसके यूनिट भी न्यूटन, लिहाजा इसके कोई यूनिट नहीं है। तो याद रहे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, रिलेटिव परमिटिविटी के कोई यूनिट नहीं होते, लेकिन ε0 परमिटिविटी या फ्री स्पेस के यूनिट होते हैं, और वो हम ये यूनिट पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं, कूलम्स के पर न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। अब देखें, हमने यहाँ तक इसको कर लिया है क्वेश्चन को, और यहाँ से अगर आप FM को रीराइट करना चाहते हैं तो हम यूँ भी लिख सकते हैं इसको कि 1/4π
एप्सिलॉन नॉट एफ नॉट की वैल्यू हम पहले लिख चुके हैं, वो इक्वेशन 1 में, पिछले सीन में। तो ये था हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास फार्मूला बनता है। इस केस में मीडियम की मौजूदगी के अंदर जो फोर्स है वो इस तरह से निकाली जाती है, इस तरह से लिखी जाती है। अच्छा, ये था हमारे पास डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट की डेफिनेशन भी हमने कर दी। अब हम मूव करने लगे हैं नेक्स्ट हेडिंग की तरफ। लेकिन ये देखें, ये जो डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट है इसकी न्यूमेरिक वैल्यूज़ जो हैं वो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि वो कितनी होगी। वजह क्या है कि कोई भी फ्रैक्शन जो होती है उसका जो अपर पार्ट है जिसको हम न्यूमरेटर बोलते हैं और उसका जो लोअर पार्ट है उसको हम डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो अगर अपर पार्ट की वैल्यू ज़्यादा है और लोअर पार्ट की वैल्यू कम है, न्यूमरेटर की मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, डिनोमिनेटर की कम है, तो आपको पता है कि उस फ्रैक्शन का आंसर हमेशा मोर देन 1 होगा। यही वजह है कि डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होगी। तो जब आप अपनी बुक में टेबल 2.1 ऑब्ज़र्व करेंगे तो उसमें तमाम डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट बड़ी तरतीब से उसने लिखे हुए हैं डिफरेंट वैल्यूज़ के साथ। उसमें एयर की भी वैल्यू उसने डाली है जो कि 1.0006 है, यानी जो अप्रॉक्सीमेटली वैक्यूम के बराबर है, क्योंकि एयर इतना इफेक्ट नहीं डालती। लेकिन उसके बाद वैल्यूज़ जो हैं वो तदरीज बढ़ती जाती हैं और वाटर की जो वैल्यू वहाँ पे लिखी है वो 78.5 है, जो कि एक मैक्सिमम वैल्यू है। इसका मतलब ये भी हमें समझ आता है कि वाटर इज़ अ गुड इंसुलेटर, क्योंकि ये डायलैक्ट्रिक मीडियम की बात कर रहे हैं। तो वाटर डिस्टिल वाटर है, असल में डिस्टिल वाटर खालिस H2O होता है, उसमें कोई मिक्सिंग नहीं है किसी मिनरल की ना किसी और साल्ट की, तो जिसकी वजह से वो कंडक्ट नहीं करता, वो प्योर इंसुलेटर का काम करता है। तो हमारे यहाँ आम जो वाटर है वो चूँकि मिनरल वाटर है, उसमें बहुत सारे मिनरल्स और साल्ट मिक्स हैं जो कि कंडक्शन का बायस बनते हैं, उसमें आयंस मौजूद होते हैं, इसमें आयंस नहीं होते। तो ये रीज़न है। तो ये था हमारे पास यहाँ तक। अब हमारी जो लास्ट हेडिंग है वो रह गई है, वो है वेक्टर फॉर्म ऑफ द कूलम लॉ। तो उसको देख लेते हैं। तो देखें, अगर आपको हेडिंग्स आती हैं तो हम आसानी से उसके ऊपर डिटेल में जाके कॉन्फिडेंस के साथ उसके अंदर जो टेक्स्ट है आपको खुद ब खुद ही जहन में आता जाता है कि इस हेडिंग्स के अंदर कौन कौन सा जो टेक्स्ट है या मटेरियल है वो हम पुटअप कर सकते हैं। तो हम लास्ट हेडिंग देखते हैं, वेक्टर फॉर्म ऑफ द कूलम लॉ। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम लॉ की तरफ बढ़ने से पहले आप थोड़ा सा फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स में वापस जाएं और वहाँ से यूनिट वेक्टर का कंसेप्ट याद करें। वो यूनिट वेक्टर का कंसेप्ट ये था कि आप कोई भी जो यूनिट वेक्टर होता है उसको हम इस फार्मूले से रिड्यूस करते हैं, हम इस फार्मूले से उसको फाइंड करते हैं कि वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाए। तो यहाँ से हमें वेक्टर को लिखने का एक नया अंदाज़ मिलता है, एक नया तरीका मिलता है कि वेक्टर को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है कि वेक्टर इज़ इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू इट्स यूनिट वेक्टर। ये मैग्नीट्यूड इस यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई होगी तो ये वेक्टर आ जाएगा। हम इस कंसेप्ट को, ये साइड इंफॉर्मेशन पे है, आप इसको अगर लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं लेकिन ज़रूरत नहीं है। हम इस कंसेप्ट को बाहर यूज़ करेंगे कि जब आपने वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम लॉ लिखनी है तो हम इस तरह से लिखेंगे कि इसमें दो फोर्सेस हैं, F12 है और F21। तो F12 को जब आप लिखेंगे तो आप इसी कंसेप्ट से लिखेंगे F12 इज़ ए वेक्टर एंड इट शुड बी इक्वल टू द मैग्नीट्यूड इनटू इट्स यूनिट वेक्टर। तो इसकी मैग्नीट्यूड हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं इक्वेशन 1 में, वो F0 थी, ठीक है। और हम चूँकि फ्री स्पेस पे वापस आ गए हैं, फ़िलहाल हम डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट को एक्सप्लेन कर चुके हैं, अब हम वापस फ्री स्पेस की बात कर रहे हैं। तो F12 है बराबर F0 इनटू इट्स यूनिट वेक्टर, इसका यूनिट वेक्टर R12 है, तो ये आप लिखेंगे R12 इट्स यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पे F12 वेक्टर आ गया हमारे पास। F0 हम पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं, ये बराबर था K इंटू Q1 इंटू Q2 ओवर R स्क्वायर इंटू R12 यूनिट वेक्टर। आप इसको इक्वेशन 2 बोल दें। इसी तरह से हम लिखेंगे F21 की वैल्यू
तो F21 हम यहाँ पे ज़रूर लिखना चाहेंगे कि F12 इज़ द फोर्स, ये क्या चीज़ है, इज़ द फोर्स, क्योंकि मैंने बोला था कि डायरेक्शन के रिस्पेक्ट से ये दो फोर्सेज हैं कूलम फोर्स। लेकिन अगर आप मैग्नीट्यूड के रिस्पेक्ट से देखते हैं तो ये कि सिंगल फोर्स है, इसको हम म्यूचुअल फोर्स बोलते हैं कि जितनी Q1 Q2 पे लगा रहा है, Q2 भी उतनी ही वापस Q1 पे लगाता है। सो F12 इज़ द फोर्स विच इज़ एक्टिंग ऑन द चार्ज Q1 ड्यू टू द चार्ज Q2। ठीक है, इसी तरह से हम लिखेंगे कि F21 जो है वो क्या है, F here F21 is the force acting, जो पहला वर्ड है उसको ऑन पढ़ेंगे, दूसरे वाले को ड्यू टू पढ़ेंगे। फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज Q2 बाय भी पढ़ सकते हैं, बाय द चार्ज Q1। तो F21 जो है वो किसके बराबर आएगा, वो भी इस फार्मूले के रिस्पेक्ट से लिखेंगे कि ये F21 वेक्टर है, उसकी मैग्नीट्यूड और उसके यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दें। यह आ जाएगा F21 इज इक्वल टू F0 इंटू R21, ये इसका यूनिट वेक्टर था। तो इसको अब लिख लें, F0 बराबर था K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर के, ये हमने लिख दिया, और साथ लिख दिया R21 यूनिट वेक्टर। ये इक्वेशन 3 है। अब देखें R12 और R21 दोनों ही यूनिट वेक्टर हैं, और यूनिट वेक्टर हमेशा मैग्नीट्यूड में 1 होते हैं, इसीलिए दुनिया के तमाम यूनिट वेक्टर जो हैं वो मैग्नीट्यूड में बराबर है, लेकिन डायरेक्शन हर यूनिट वेक्टर की अलग होती है। तो यहाँ पे अगर R12 और R21 को देखा जाए तो R12 और R21 ये मैग्नीट्यूड में बराबर हैं, लेकिन डायरेक्शन में बराबर नहीं हैं, इसलिए हमने ये क्रॉस कर दिया। अगर आप इसको बराबर लिखना चाहते हैं तो क्या करें, आप इनकी डायरेक्शन रिवर्स होने की वजह से नेगेटिव साइन लगा दें, तो अब ये हम कह सकते हैं कि अब ये बराबर हो गए हैं। क्या मतलब है कि ये मैग्नीट्यूड में बराबर हैं और डायरेक्शन में अपोजिट हैं, क्योंकि नेगेटिव साइन डायरेक्शन के लिए आता है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो R21 है वो माइनस R12 के बराबर है, तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें। R21 जो है माइनस R12 के बराबर आ गया, तो F21 फिर हमारे पास आ जाएगा F21 इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, R21 की जगह पे आ गया माइनस R12, ये माइनस आप शुरू में लिख लें, यह रहेगा माइनस K इंटू Q1 इंटू Q2 ओवर R स्क्वायर इंटू R12। अब ये वैल्यू जो थी ये सारी की सारी इक्वेशन 1 में है, हम इक्वेशन 1 में देखें वो सारी वैल्यू रिपीट होगी, सारी वही वैल्यू आ गई। तो इस वैल्यू की जगह पे आप लिख सकते हैं कि F21 इज़ इक्वल टू F21 बराबर आ गया है, ये सारी वैल्यू माइनस वैसे ही, और इसकी जगह पे हम लिख देंगे F12। सो F21 इज़ इक्वल टू माइनस F12। अब ये है जी इसकी वेक्टर फॉर्म, दैट इज़ कॉल्ड वेक्टर फॉर्म ऑफ द कूलम लॉ। और ये हमें सजेस्ट क्या करती है, क्या एक्सप्लेन कर रही है कि इट शोज़ दैट कूलम्स forces follow the Newton's third law। हम पिछली क्लासेस में न्यूटन थर्ड लॉ पढ़ चुके हैं कि न्यूटन थर्ड लॉ एक्शन और रिएक्शन दो फोर्सेस के ऊपर मुश्तमिल होता है,
और एक्शन और रिएक्शन में बिल्कुल इसी तरह से बिहेव कर रहे होते हैं कि एक्शन और रिएक्शन हमेशा मैग्नीट्यूड में बराबर होते हैं लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट होते हैं। तो इससे बिहेवियर से हमें नज़र आ रहा है कि कूलम फोर्स भी उस बिहेवियर को फॉलो कर रही है, ठीक है, कि कूलम फोर्स की एक फ़ोर्स दूसरी फ़ोर्स के मैग्नीट्यूड में बराबर है और डायरेक्शन में बिल्कुल अपोजिट है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है ये एंड होता है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।